बात करेंगे आज हम लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस यही हमारे आज के चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, तो क्या समझते हैं हम लाइफ प्रोसेस से? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ मतलब क्या? लिविंग थिंग्स। जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम हैं, आप हैं, ठीक है, जो भी लिविंग है हम उसकी बात करते हैं। और प्रोसेस सब आप जानते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसी भी काम को करने की एक प्रोसेस, हिंदी में कहूं तो प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ की क्या प्रोसेस है, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनसे हमारी लाइफ चल रही है, हम जिंदा हैं। भाई कुछ तो हो रहा होगा ना, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब प्रोसेस है, ठीक है। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इन्हीं से हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक है। तो क्या क्या ऐसी प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे आज इसमें, कि क्या क्या प्रोसेस हैं। जैसे क्या है? एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये सब प्रोसेस है, ठीक है। हम एनिमल्स में मतलब हम भी आते हैं, बायो के हिसाब से हम एनिमल्स ही हैं। तो हम एनिमल्स में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, प्लांट्स में भी प्रोसेस होती हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ लिविंग की बात हो रही है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम चीज पढ़ेंगे आज, इसके लाइफ की जो प्रोसेस है उसके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से। तो देखो, इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को मिला लो, ठीक है। एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, जो भी मैंने बोला कि लाइफ की जो प्रोसेस है, इनको मिला लो, डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस यहां नहीं करना है हमें, कि क्या देखो किताबों में भी आपकी लिखी हुई है, डेफिनेशन आप वहां से पढ़ लोगे, लेकिन बात क्या है, मुद्दे की बात यहाँ समझो कि लिखा क्या है, वो समझाते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, the basic functions which are responsible for life। बहुत ही आसान, बहुत सरल भाषा में ये डेफिनेशन, बहुत छोटी सी, बहुत सरल, आपकी किताब में भी लिखी है, वहां से पढ़ते रहना, बस समझो कि चीज क्या है। द बेसिक फंक्शंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, जो भी हम कर रहे हैं, बेसिक फंक्शंस मतलब क्या? खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब जो भी बेसिक फंक्शंस हम कर रहे हैं लाइफ के लिए, जो भी रेस्पॉन्सिबल है बेसिक फंक्शन, उसको क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल सा, डेफिनेशंस भी हो गई, आप अपनी किताब से पढ़ लें, बाकी यहां से समझ लें, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन इसकी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रोसेस हैं। आपके चैप्टर के हिसाब से आपके क्लास 10th में आपको पढ़नी है 4 प्रोसेस, जिनकी आज हम बात करेंगे। एक क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। यही 4 आपको पढ़नी है। बाकी आगे आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो इसको इलैबोरेट में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेस। नंबर 1 कौन सी है? न्यूट्रिशन, ठीक। नंबर 2 रेस्पिरेशन। नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन, और नंबर 4 है एक्सक्रीशन। देखो, इनको डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट ब्रीफ में हम बात करते हैं इसकी। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं भाई, न्यूट्रिशन सबने पढ़ रखा है। क्या है? इनटेक ऑफ फूड। खाना हम लेते हैं, खाना खाते हैं, खाने का अंदर जाना, इनटेक, अंदर लेना, खाने का अंदर लेना, न्यूट्रिएंट्स लेना, न्यूट्रिशन का लेना, फूड का इनटेक कौन बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो, आप ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, जो सब अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है। जो खाना हमने खाया, न्यूट्रिशन में जो इंटेक किया हमने उस फूड का, उस फूड को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी ने जो भी एनर्जी निकाली, एनर्जी जो हमें दी काम करने की, हाथ पैर चलाने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में आई,
वो कहां से आई, रेस्पिरेशन से आई, ठीक है। तो ये क्या है, इन शॉर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या था, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, मान लो गाड़ी है हमारी, ठीक है, उसमें हम क्या डालते हैं, हम फ्यूल डालते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को एनर्जी देता है, फिर गाड़ी चलती है। सेम ऐसे, सेम हमारी तरह भी हमारी बॉडी एक गाड़ी है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, हमारा फ्यूल क्या है, फूड है, हमने इनटेक लिया न्यूट्रिशन, हमने वो अपनी बॉडी में फ्यूल दिया, हमारी बॉडी की जो गाड़ी है उसने उसको यूटिलाइज किया, वहां से एनर्जी जनरेट करी, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, यूटिलाइज किया फूड को, एनर्जी जनरेट करी, और फिर हम कोई काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरी प्रोसेस आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नाम ही है यार, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, जैसे गाड़ियां होती हैं, सामान इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों से जा रहा है सामान अमान, ठीक है। यहाँ हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, लाइफ की, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अरे यार देखो, हमने जो खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया वो हर सेल तक पहुंचा, ठीक है, उससे जो एनर्जी बनी वो भी हर सेल तक, सेल बाई सेल पहुंच रही है, वहां से जो सेल में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो भी एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा है, फिर वो वेस्ट एक जगह से निकल रहा है, तो ये सब क्या है, इधर से उधर जाना, पूरी बॉडी में जाना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही तो है, ठीक है। सिंपल सी बात। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, या वेस्ट, कुछ भी कह लो आप, दोनों ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड से जो वेस्ट बनता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। चौथी प्रोसेस है हमारी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकाल देना, किसी चीज को एक्सक्रीट कर देना। तो एक्सक्रीशन क्या, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी वेस्ट बना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देने को, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अच्छा देखो, वेस्ट भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है, जैसे एक है यूजलेस वेस्ट और एक होता है हार्मफुल वेस्ट। देखो दोनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ, बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एक होता है यूजलेस वेस्ट। यूजलेस क्या होता है, हमने खाना खाया, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या, हमें मिली एनर्जी, तो जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे जो पॉटी हमारी बनी, ठीक है, वो मतलब बायो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कोई ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। तो जो पॉटी बनी वो हमारा क्या है, यूजलेस वेस्ट है, जो शॉर्ट टर्म में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं यूजलेस वेस्ट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर थोड़े बहुत देर तक है, एक दिन तक भी है, तो वो हमें वेस्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूजलेस वेस्ट। और दूसरे होते हैं हार्मफुल वेस्ट, ठीक है। हार्मफुल वेस्ट क्या होते हैं, जो आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचा देते हैं, आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। जैसे हमने पानी पिया, हमारी बॉडी से जो पानी निकला, जो हमारी पेशाब निकली, ठीक है, उसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में ही आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे वेस्ट को बोलते हैं हार्मफुल वेस्ट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यूजलेस वेस्ट तो हम यहीं पर देख लेंगे, अभी जब आगे पढ़ेंगे, आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो इनका एक्सक्रीशन और यूजलेस वेस्ट यहीं देख लेंगे। यहाँ एक्सक्रीशन में हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये है चार चीजें जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और यही चीजें हम प्लांट के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट में भी यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिलहाल ये देख लो चार टॉपिक, इनको नोट करो, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, फटाफट नोट कर लेना। और आगे बस यही चार प्रोसेस आपके कोर्स में पढ़ाई गई है, मतलब 10th क्लास के सिलेबस में यही चार प्रोसेस हैं, यहीं से हम पढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। बात करते हैं पहला, न्यूट्रिशन। इसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन में कितने तरह के मोड होते हैं? न्यूट्रिशन में होता है दो तरह के मोड्स, ऑटोट्रॉफिक, इसमें होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं, बहुत बार ही पढ़ा हुआ। क्या है ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ,
अपने आप, जो चीज अपने आप हो जाती है हम कहते हैं ऑटोमेटिक होती है ना, कोई चीज है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक है, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल्फ, अपने आप। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ, ठीक है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं अपनी एनर्जी के लिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। जैसे कि हम ऑटोट्रॉफिक्स में कौन आते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कौन आते हैं, बाकी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो के दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। या फिर आप ये कहें, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होता, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अगर कोई ये बोल दे कि हेटेरोट्रॉफिक अपना खाने के लिए ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड करते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, तो बिल्कुल सही है ये बात। हम देखो, जैसे देखो हम हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं या तो प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स खाए हमने तब भी हम ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक्स में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और अगर हमने एनिमल खाया, ठीक है, तो एनिमल भी इनडायरेक्टली किस पे था, ऑटोट्रॉफिक, उस एनिमल ने भी कभी प्लांट्स खाया होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली, कहने की बात यह कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफिक्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक पे ही अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक सेल्फ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हो गए प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, हम आ गए, ह्यूमंस, सबसे बड़ा एग्जांपल हम ही हर चीज का, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड, दो मोड है न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये देखते हैं अभी हम, अब इसी में हम पढ़ेंगे, देखो हेटेरोट्रॉफिक के भी आगे पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है, ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। पहले हम बात कर लेंगे सीधे ऑटोट्रॉफिक्स की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होता है प्लांट्स में, मेनली किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अगली बात, ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो जो खाना अपने आप बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये हम किसे पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस में। तो ये एक प्रोसेस निकल के आई। प्लांट्स के लिए कौन सी प्रोसेस लगती है, प्लांट्स की लाइफ के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक और मोड ऑफ एक और होती है, एक और सिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और ऑटोट्रॉफिक एक और सिंथेसिस होती है। आप लोग कमेंट में नीचे बताएं, ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, देखो जितना से जितना आप एंगेज करेंगे, ठीक है, आप कमेंट में बताएं, आप भले गूगल करें उसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं, ठीक है। नीचे एक प्रोसेस और होती है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है, वो कौन सी होती है, कमेंट करें, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी, ठीक है, चीजें और निकल के आएंगी, हम साथ साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूं, उसमें भी सिंथेसिस ही होता है, बाकी आप कमेंट में बताएं, जब हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे एट लास्ट में तब मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन सी दूसरी प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के अलावा, ठीक। बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की, इधर देख लेते हैं, देखो हेटेरोट्रॉफिक में आ गए तीन। पहला आया सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉफिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं कहीं जगह, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक, ठीक है। ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, सैप्रोफिटिक क्या लोग होते हैं, सैप्रो बोलते हैं सड़े गले को, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए, देखो पहले बात सुनो, हेटेरोट्रॉपिक क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से, सैप्रोफिटिक में वो वाले आएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपने खाने के लिए किन्हीं सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करते हैं। सड़ी गली चीजों से मतलब क्या, जैसे ये कौन कौन से होते हैं, जैसे होती फंजाई, यीस्ट, ठीक। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड होती है, ब्रेड रखी हुई है,
ताजा है रखी हुई, ठीक है। तो देखो इसमें फंजाई होती है, ईस्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ब्रेड है, ताजा है तब तो ठीक है, 2-4 दिन हो जाते हैं तो उसपे क्या है, दिखने लगती है आपको एक फफूंद आ जाती है, ठीक है। तो वो फफूंद असल में क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन है, वो सैप्रोफिटिक हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सड़े गले चीजों पे, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक जो आते हैं फंजाई है, ईस्ट है, ठीक है, समझ आया। दूसरे होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन होते हैं, जो मरे हुए सड़े गले पे तो नहीं, लेकिन दूसरों पे डिपेंड करते हैं, बिना उनको मारे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल से समझो, जैसे कि मच्छर है, ठीक है। मच्छर इंसेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है। मच्छर क्या है, मच्छर गया उड़ के, भाई देखा उसने कहीं पे आपका खून चूस लिया उसने, ठीक है, उड़ गया, उसका खाना मिल गया उसको, ठीक है। वो हेटरोट्रॉपिक है, वो आपके खून पे डिपेंड था अपने खाने के लिए, उसको खाना आपका मिल गया, आप तो नहीं मरे ना, ठीक है, आप नहीं मरे, लेकिन उसने उसका खाना उसको मिल गया पूरा। तो इस तरह के जितने भी इंसेक्ट हैं या जो पैरासाइट हैं, जैसे मच्छर क्या है, एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। बच्चों के आपने देखो छोटे पे देखा होगा, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो कीड़े क्या हैं, वो भी पैरासाइट हैं, वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि देखो वो आपके पेट के अंदर है। मच्छर ने तो ऊपर तक खून चूसा भाग गया, ये आपके पेट के अंदर है, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, आपका जो खाना है आपसे ही अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, पैरासाइट्स है। जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा एस्कैरिस, ठीक है, टेपवर्म, ये सब क्या है, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, आप पे। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि ये पैरासाइट्स जिस पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं होस्ट। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। होस्ट मतलब मेजबान, मतलब हम होस्ट हैं, हमारे ऊपर मच्छर आके अगर चूस गया तो हम होस्ट हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होता है होस्ट, ठीक है। होस्ट पे डिपेंड करते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स मच्छर वगैरह आ गए, एंडोपैरासाइट्स में आपके आ गए एस्कैरिस हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट्स हैं। तो मोटी मोटी कुल मिला के बात ये है कि सैप्रोफिटिक कौन थे, जो सड़े गले मरे पे जो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरासिटिक क्या है, जो एक होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए, ठीक है, अपने लिविंग चलाने के लिए, अपना खाना पाने के लिए एक किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिटिक। होस्ट कौन होता है, जैसे हमारे केस में मैंने बताया, मच्छर के केस में हम होस्ट हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा आता है होलोजोइक। होलोजोइक में कौन आते हैं, फिर से वही चीज, होलोजोइक में आते हैं हम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम, बाकी और भी सारी चीजें जितने भी हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब ये होलोजोइक में आता है, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का मतलब होता है, जैसे आप एक एग्जांपल से देख लो, ऐसे कि होलोजोइक मतलब होल, हम अपना खाना कैसे लेते हैं, ऐसे हमने अपना खाना लिया, हमने मुंह में डाला, गया, ठीक है, पेट में, फिर वो एनर्जी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक, ठीक है। मच्छर जैसे खाना खाते हैं उसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। बाकी फंजाई हो गई, यीस्ट हो गई, ये जैसे खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक। ये किसके टाइप थे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप थे, ठीक। इतनी तो बात हो गई हेटरोट्रॉफिक की, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की, ये आप देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो, नोट कर लो, जैसे भी करना है। अभी हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था। मैंने बताया कौन सी प्रोसेस थी, फोटोसिंथेसिस, जो कि किसमें होती है, प्लांट्स में। अच्छा, एक बात और समझो, आपके 10th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल में भी कौन, ह्यूमन, हम इन्हीं दोनों चीजों पे बात करेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे और ह्यूमन में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा कोई सेलुलर लेवल तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आप फर्दर क्लासेस में जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सेलुलर लेवल, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें पढ़ना है ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस, और एनिमल मिल्क के केस में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का डाइजेशन, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी डिटेल में पढ़ाते हैं आपको फोटोसिंथेसिस ये कैसी प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सी प्रोसेस थी प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स और एनिमल्स दो चीज हम देखेंगे, इसमें कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ होती है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होती है, कहाँ होती है। तो देखो, सबसे पहले मेनली जो चीज है, ग्रीन प्लांट्स जो है, पेड़ है, ठीक है, इनको किस चीज की जरूरत होती है, इनको मेनली दो चीज की जरूरत होती है, एक होता है CO2, दूसरा है वाटर। ये दो चीज से मिलके अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। पहली कौन सी चीज, एक चीज चाहिए CO2
एक चीज चाहिए इनको, वाटर H2O, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये तो आपने बताया कि सेल्फ अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, ये तो फिर ले रहे हैं किसी और से ले रहे हैं, CO2 भी ये कहीं से ले रहे हैं, वाटर भी ये कहीं से ले रहे हैं। तो देखो एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, छोटी सी है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताऊं। ये जो है ना CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फूड नहीं बोलते हैं हम, जो हमारा फूड है जो खाना है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस बताऊं। देखो समझने की चीज ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें एक साथ जिस कंपाउंड में मिलेंगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक। ये इसमें CO2 है, H नहीं है, इसमें H है, वो है, इसमें कार्बन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी ना, तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने देखा C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। क्या है ये है ग्लूकोज। इसमें क्या, देखो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हम अगर ये देखें CH3COOH, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड, ठीक है। वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक। ये क्या है, इसमें देखो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या है, ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। कहीं आप ये कहो कि ये भी देखो प्लांट्स अपना खाना सेल्फ बना, ये भी तो कहीं से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ, बस बात थी, बता दी मैंने आपको। अब देखते हैं हम, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये CO2 और H2O। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नीचे से सक्शन करती है, वहां से मिलता है पानी, ठीक है। इन दोनों चीजों से मिला के एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट भी एक जरूरी चीज है। और क्लोरोफिल। जब देखो ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही थी तो ये ऑब्वियस है, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल जिनमें होगा वो ग्रीन प्लांट ही होंगे, ठीक है। तो जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके प्लांट, जब सनलाइट मिलती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनाते हैं ये आगे, C6H12O6 और प्लस O2 ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं, जो हमारे काम में आती है, ठीक है। सुना होगा ना आपने, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्लियर होता है कितना साफ। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली वाटर के साथ, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये क्या है, अपना खाना बना दिया उसने, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा खाना। और O2 क्या है, ऑक्सीजन रिलीज कर दी, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये जो है रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा, आपने देखा है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे कार्बन के 6 कार्बन हैं यहाँ पे, तो इधर 6 लगा दिया, ठीक। फिर और क्या है, H12 है तो इधर भी 6 कर दिया, 6 2 12 हो गए H, ठीक। यहाँ भी 6 कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, इसको भी बैलेंस करो। देखो कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 नहीं, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, सॉरी ये हाइड्रोजन कितने रह गए, हाइड्रोजन इधर है 12, ठीक है। 6 2 12 ये हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 तो हो गई 8। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 ये हो गई, और 6 2 12 ये हो गई, कितनी हो गई 18। यहाँ हो गई 18, तो वहां आप क्या करोगे, यहाँ भी एक 6 लगा दो, ठीक है। ये हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस, ठीक है। कई सारी किताब में आपको एक चीज और लिखी हुई मिल सकती है, यहाँ पे आपको 12H2O लिखा हुआ मिल सकता है, इसकी जगह 12H2O लिखा हुआ मिल सकता है। वैसे क्या है, जब आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने जाओगे तब वहां पे यही होता है, 12H2O, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता है प्लांट, उससे यहाँ पे बनाता है, तो फिर यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, 6H2O और इधर रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे नेट जो इक्वेशन है वो यही है ऊपर वाली,
बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बता दिया, कहीं आपको 12H2O लिखा हुआ मिले तो उससे कोई घबराने की बात नहीं, 6H2 इधर निकल जाता है बाद में। वैसे नेट जहां भी आप लिखोगे ये ऐसी होती है, ठीक है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब इसको और समझते हैं, ठीक है। अब जब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप एक चीज और कहोगे कि सर एक बात बताओ, सनलाइट नहीं है, रात हो गई, रात में तो सनलाइट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी भी है, वाटर तो तब भी है, सनलाइट नहीं है, फिर इनका क्या होता है, फिर ये कहां जाती है, प्लांट में जाती है, कहां जाती है, फिर कैसे क्या होता है इसका। हाँ तो बिल्कुल देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो इधर मैं बनाता हूं एक चीज, क्या, स्टोमेटा, ठीक है, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, इसमें भरा हुआ है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या है, ये है गार्ड सेल्स, ये क्या है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, पहले भी पढ़ा होगा, मैं अभी भी बताऊं, गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल क्या करती हैं, गार्ड सेल खुलती और बंद होती हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल खुलना और बंद होने में क्या है, ये बंद हो जाती हैं ताकि क्या हो, गैसियस एक्सचेंज का, CO2 O2 का गैसेस जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो बंद हो जाए, ठीक है। जब ये खुलती हैं तो रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है तो ये स्टोमेटल पोर जो है, ये वाला जो ये जो छेद है, ये स्टोमेटा का जो पोर है, ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है और ये गार्ड सेल ऐसी फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट, यहाँ कोई जगह नहीं बचती, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाता है, ठीक। तो रात के टाइम में सनलाइट नहीं है, CO2 तो है लेकिन वो जाती रहेगी, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा। दिन के टाइम में जब सनलाइट पड़ेगी तो ये फिर से खुल जाएंगे स्टोमेटा और ये फिर गैसियस एक्सचेंज होगा क्लोरोफिल और की प्रेजेंस में, CO2 H2 वाटर है ही, और ये क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, फिर अपना खाना तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की, ओके। यहां से देख लो, रिएक्शन नोट कर लो। आप देखो, मजे की बात आपको बताऊं, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, यहां तक तो हमने ये तो इक्वेशन और उसका रिएक्शंस देखी, ठीक है। मजे की बात बताऊं आपको, स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। देखो पूरा इन्हीं 3 पॉइंट में है, पूरा स्टेप फोटोसिंथेसिस का, बड़ा मजेदार है, इसको समझना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आई, ठीक है, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन लाइट एनर्जी का करेगा क्या, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। कैसे, एक प्रोसेस और होती, कैसे किया, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम पढ़ते हैं, बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले भी पढ़ा होगा, आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसको कहीं लिखा हुआ दिख जाए हाइड्रोलिसिस तो घबराने की फिर जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन दूर करो। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या, देखो इधर वाटर ये होता है H2O, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, जब अलग अलग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें। आप यहां पे देखो दोबारा से, देखो इधर देखो, ये रहा H2O, इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट कर दिया अलग अलग, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदला, कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। H2O को अलग अलग कर दिया, मिला H2 प्लस O2, ये दो चीजें अलग अलग हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस H2O से H2 प्लस O2 बनने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं होना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी को तोड़ के लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना ली गई, ठीक है, इसको बोला हाइड्रोलिसिस। अब देखो तीसरा पॉइंट है, मैं इधर ऊपर लिखता हूं, ठीक, यहां लिखता हूं, तीसरा पॉइंट है रिडक्शन,
इसको भी हटाता हूं मैं, ठीक है, ये आप नोट कर चुके हैं। ये देखो स्टेप्स, देखो बड़े मजेदार से हैं। 3 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा है कन्वर्जन हाइड्रोलिसिस, तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। हम इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, देखो इधर, इधर देखो, फिर से देखो, CO2 प्लस H2O क्या बना, C6H12O6 प्लस O2 बना। हम इसको रिडक्शन ऑफ CO2 क्यों बोल रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, फिर से वही पहले चैप्टर में जाओ केमिस्ट्री के अपने, आपने पढ़ा होगा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, पढ़ा है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO2 में क्या कर रहे हैं, H जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये H क्या, ये कहां से अलग हुआ, यहां से अलग हुआ ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से H2O2 अलग हुआ, ये H2 उठ के किसके साथ मिल गया, CO2 के साथ, C6H12O6 बना लिया इसने, ठीक। इसी को हमने बोला रिडक्शन ऑफ CO2, पढ़ा है ना तुमने कि जहां भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन होता है CO2 का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, 3 स्टेप हो गए। एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, ये वाली प्रोसेस आ गई, ठीक। और रिडक्शन है CO2 का, रिडक्शन हो गया, ठीक, हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इसी में देखो, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये कैसे हुआ, लाइट एनर्जी में हुआ ना, लाइट एनर्जी से केमिकल, लाइट एनर्जी का मतलब क्या था, सनलाइट, सनलाइट का मतलब क्या है, दिन के समय। तो ये प्रोसेस कब हुई, दिन के समय हुई ना, दिन के टाइम में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप समझ आया बिल्कुल। फिर से देखो, वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यही है ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इक्वेशन में लिख दिया तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये हो गया ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे हुआ, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदला, ठीक है। तो लाइट एनर्जी का मतलब क्या था, लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब दिन का टाइम, तो इसी से हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, इसको हमने बोला डार्क रिएक्शन, इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया हमने डार्क रिएक्शन, ठीक। अब देख लो ऐसे, मैं इधर थैलाकोइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये है आपके ग्रैना, ठीक है, ये हो गया ग्रैना। लाइट रिएक्शन यहां होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन यहां होती है, डार्क रिएक्शन यहां होती है। ये अभी आगे हम जब देखेंगे, जब इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ रखा है ये पहले, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मेन बात था बताना, मसला ये था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन था। बहुत इंटरेस्टिंग था कि लाइट को लाइट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि वो लाइट एनर्जी में हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इसलिए लाइट रिएक्शन बोला हमने, ठीक है। रिडक्शन ऑफ CO2 को इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। कहां होती है लाइट रिएक्शन, ये होती है आपकी ग्रैना में, ठीक है। और ये जो बाकी का स्पेस है ना, ये जो मैंने बताया जहां डार्क रिएक्शन होती है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा पढ़ा आपने, सब कुछ है, बस रिकॉल करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके ताकि समझ आए बात को। ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, ये क्या है, ये ग्रैना है, ठीक है। लाइट, कोई पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैना में होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ये बात समझ आई, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। ये थे 3 स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के, ये थे 3 स्टेप। हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस थी, लाइफ प्रोसेस, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। उस प्रोसेस के ये 3 स्टेप्स थे, इन स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया आज पूरा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, बने रहना हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन मैंने बताया ना, हम सिर्फ 2 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल, एनिमल में भी ह्यूमन, ठीक है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, प्लांट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स में, ह्यूमन में पढ़ेंगे हम डाइजेशन। तो अगले क्लास में मैं जो आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक डिटेल्स, एक एक बारी की
बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे आपको कैसे होती है, आप खुद साथ में हमारे फील करोगे। जैसे ये सब बताया ना मैंने, बिल्कुल वैसे ही डाइजेशन को हम अगली क्लासेस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक बार फिर कहूंगा, प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सारी प्रोसेस थी जो हम पूरा लाइफ प्रोसेसेस में देखेंगे। हम क्या पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जाकर के देखें, पूरा डिटेल्ड, एकदम पूरा डिटेल्ड समराइज पूरा है पिछली वीडियो में। पूरा लेक्चर न्यूट्रिशन के ऊपर था, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने वहां, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन देखा था। आप जरूर से देखें वो वीडियो। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे उसमें सेकंड जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक, क्या होता है ये रेस्पिरेशन, क्या समझते हैं आप इससे? ठीक, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये होता है रेस्पिरेशन। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि रेस्पिरेशन का मतलब तो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये रेस्पिरेशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। बस। अब कहोगे सर तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? बिल्कुल वही देखने तो आज हम यहाँ पे यही देखने आ जाए हैं, ठीक है। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। तो फिर एक्चुअली रेस्पिरेशन है क्या? सर रेस्पिरेशन है क्या? ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन जो है कॉम्प्लेक्स फूड, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ड्राइव करने की जो प्रोसेस है, बहुत सिंपल, एकदम बेसिक, ठीक है। सीधी बात, रेस्पिरेशन क्या है? हम प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, लाइफ की प्रोसेसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ड्राइव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें क्या है, ब्रीदिंग भी एक पार्ट है। ये एनर्जी जो है डाइजेस्टिव फूड से ब्रीदिंग के हेल्प से एनर्जी ड्राइव होती है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ब्रीदिंग क्या है? इनहेल और एक्सहेल, बस। रेस्पिरेशन क्या है? डाइजेस्टेड फूड, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, ठीक है। पिछले क्लास पे आप देखेंगे जहां हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, वहां पूरा बताया है मैंने कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटा और सेल तक गया। अब वो जो सेल में सिंपल फूड पहुंचा, जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे हमारी बॉडी एनर्जी कैसे डिराइव करती है, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे एनर्जी, कैसे कैसे फूड कैसे कैसे ट्रैवल करता है, कहां से एनर्जी आती है, वही इस रेस्पिरेशन में देखेंगे आज हम, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई, एकदम सिंपल। क्या है रेस्पिरेशन? डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये एनर्जी कहां यूज होती है? ये एनर्जी हम अपनी सारे कामों में लगाते हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे, बैठ रहे हैं, हर चीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यही एनर्जी हम यूज करते हैं अपने सारे दिन भर के कामों में, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया मोटी मोटी बात कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कहां होता है और कैसे होता है, ठीक है। देखो तो एक रफ डायग्राम मैं तुम्हें बनाता हूं, इस तरह बना देता हूं एक रफ डायग्राम, जहां से हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, बुक में आपके बना हुआ है, पूरा डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है अच्छे से, आप वहां से देखें। बस ये एक तरह से क्या है, समझने के लिए, ठीक है, ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए कि हाँ क्या प्रोसेस कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। वो हम समझने के लिए बस एक ये डायग्राम हमने अपना बना लिया, ठीक है।
ये है हमारे लंग्स, ठीक है, ये है हमारे लंग्स, ठीक। ये क्या है, ये हो गया नेजल पैसेज, जो नाक से हम सांस लेते हैं, हवा जाती है, ठीक है, नेजल वाला पैसेज। अब अपने बुक के डायग्राम में देखना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी बकल कैविटी है, मुंह से भी तो सांस जाती है भाई, मुंह से भी तो हवा अंदर जाती है, ठीक है। ये हमारी बकल कैविटी है। ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, ये यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ सी टाइप कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। किससे बनता है ये, सी टाइप कार्टिलेज। सी टाइप कार्टिलेज क्या मतलब, ऐसे गोल गोल रिंग रहते हैं, गोल गोल रिंग रहते हैं पूरे बने हुए। ये क्यों होते हैं, ताकि हम जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। एक आपने देखोगे जैसे क्या पाइप होता है, पाइप पानी जिससे जाता है, हम गार्डन में पानी वानी लगाते हैं, पाइप एक नॉर्मल पाइप होता है सिंपल, उसे हम दबाते हैं, ठीक है, वो दब जाता है। और कभी देखा आपने वॉशिंग मशीन का पाइप देखा है, जो पीछे निकला रहता है वॉशिंग मशीन का, ऐसे सर्कुलर रहता है, वो काफी ज्यादा कॉइल्ड रहता है, उसको दबाओगे तो वो कभी दबता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही सेम वही जो है ट्रैकिया भी वैसे ही होता है, सी टाइप कार्टिलेज से बना हुआ होता है हमारा क्या, विंड पाइप, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, फूड पाइप देखा था, उसको क्या बोल रहे थे, ईसोफेगस। रिकॉल करते रहा करो यार, ठीक है, जो चीजें पहले पढ़ रखी थी। ये क्या है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप को क्या बोला हमने, ट्रैकिया, ठीक। अब यहां से हवा आती है, अच्छा हवा, एक चीज और समझो, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ब्रीदिंग पढ़ी, इनहेल और एक्सहेलेशन, ठीक है। तो किस चीज का इनहेल और एक्सहेलेशन, ठीक है। आपको अगर कहा जाए कि ब्रीदिंग क्या है तो आप क्या कहोगे, टेक्निकल टर्म में आप क्या बोलोगे, O2 का लेना, O2 इनहेल करते हैं हम, ठीक है, CO2 एक्सहेल करते हैं, यही तो बोलोगे आप सिंपल टर्म में, यही तो बोलोगे कि हम सर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या इनहेल करते हैं, हम इनहेल करते हैं हवा, ये सराउंडिंग, इसमें तो सब कुछ है, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल, सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 नहीं होती, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है, समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो आप, देख रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर, और ये भी क्या है, CO2 रिच एयर। हम क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, बेसिकली हवा अंदर जा रही है, ठीक है। हमने ये नेसल पैसेज से हमारे जो हवा जाती है, नाक से जो बकल कैविटी से हवा जाती है, ट्रैकिया से होती हुई, ठीक, ये क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सराउंडिंग से लेते हैं, ठीक है। वो जब अंदर जाती है तो वहां से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी कहां से आ रही है, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं तभी तो एनर्जी आ रही है, यही पूरा हम प्रोसेस देखेंगे आगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अच्छा ये देखो, ये बात कर रहे थे हम, ये हो गई हमारी ट्रैकिया, सी टाइप है। ये जो दो हिस्सों में ये जो बटे, यहां से ये ट्रैकिया आ रही थी, ट्रैकिया जो दो हिस्सों में बट गई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ये एक ब्रोंकाई, ये दूसरी ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई लंग्स में जाती है, लंग्स में ये ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये और छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यही ब्रोंकियोल्स बिल्कुल पूरे लंग्स में फैले होते हैं, ठीक है। और ये इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे ये जो आपको छोटे छोटे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे 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 हाईली क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। अपने किताब में देखोगे आप तो सही डायग्राम में देखेंगे आपको। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। आप कहोगे सर ये ऐसे 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 क्यों होते हैं, हवा तो इसमें से भी जा रही है, तो फ्लैट ट्यूब है, यहां भी ट्यूब्स होती, ठीक है। तो सेम याद करो, डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की विलाई, वो क्यों थी वहां पे, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, मैंने बताया था ना, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। सेम काम एल्वियोलाई लंग्स के अंदर करते हैं। ये हाईली क्वाइल्ड ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वाइल्ड, ठीक, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, ठीक है। तो इसका कौन करता है, ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ आया क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या,
O2 का, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में जाना और CO2 का हमारी बॉडी से निकल के बाहर जाना, ये मेन साइट ऑफ एक्सचेंज कौन सी है, कहां पर ये एक्सचेंज होता है? CO2 O2 कहां एक्सचेंज होती है? एल्वियोलाई में एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पीछे की साइड में एकदम किनारे किनारे से यहाँ ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं, ये यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड ही तो कैरियर है हमारा। अभी ये रेस्पिरेशन के बाद हम एक प्रोसेस देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने पहले एक ब्रीफ बताया था, ट्रांसपोर्टेशन क्या, पूरी बॉडी में लाना और ले जाने का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? ब्लड। ठीक है, तो एल्वियोलाई से क्या जुड़ी हुई रहती है? ब्लड वेसल्स रहती हैं जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेती हैं। ठीक है, एक चीज और समझने वाली है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ब्लड में ऑक्सीजन जब ट्रैप हो जाती है, ब्लड ले जाता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका नाम क्या है? ये पिगमेंट कौन सा होता है? ये पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन वो आदमी है जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। समझ आया? ठीक, ब्लड में कौन है ऐसा जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है। ठीक, ये पिगमेंट ब्लड से ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, और कहां? सेल को दे आता है जाके। अरे भाई, डाइजेस्टेड फूड सेल में पहुंचा था ना, डाइजेशन पड़ा था, बिल्कुल सब इंटरकनेक्टेड है, याद रखना बस। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, सिंपल फूड जो था कहां पहुंचा था? सेल के अंदर। ठीक है, तो ये ब्लड पकड़ के ऑक्सीजन को कहां दे आया? सेल के अंदर दे आया कि भैया ये है खाना, यहाँ पे आ गई है ऑक्सीजन, अब इस खाने को जलाओ। ठीक है, खाने से क्या? एनर्जी बनाओ। ठीक है, अरे जलाओ मतलब जलना ही तो है एक तरह से। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या है? एक और सिंपल टर्म में अगर डेफिनेशन देखो तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्यों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को जला के उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वही तो हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही है। ठीक है, तो यहां से ब्लड ने ऑक्सीजन को पकड़ा और सेल में छोड़ाया कि ये लो भाई साहब, ऑक्सीजन आ गई, और यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव फूड है ही पहले से, अब ये दोनों मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब जो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बना था, जो CO2 बनी थी, वो वापस ब्लड में आएगी, लेकिन उसको लाने के लिए कोई पिगमेंट नहीं है। ऐसा कोई पिगमेंट नहीं, ऐसा नहीं हीमोग्लोबिन वहीं से वापस पकड़ के लाएगा ना, हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन ले जा रहा है, उधर से CO2 पकड़ के नहीं लाएगा कोई। तो फिर CO2 कैसे आएगी? CO2 कैसे आएगी वापस? CO2 हमारे इस सेल में, ये जो सेल है, सेल से CO2 निकली जो, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगी। डिफ्यूजन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी ना, 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। डिफ्यूजन पूरा डिटेल में है उधर कि डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जब मूव करते हैं डिफ्यूजन सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये क्या है? CO2 डिफ्यूजन के प्रोसेस से वापस हमारे एल्वियोलाई तक आ जाती है, एल्वियोलाई लेके हम बाहर इनहेल एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऐसा ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं हुआ? भी यहां से ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होकर चली जाती तो। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन है वो क्या है? लेस सॉल्यूबल होती है। लेस सॉल्यूबल मतलब क्या होता है? सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाता है। ठीक है, जो घुल जाता है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन जो है लेस सॉल्यूबल है, कम घुलती है, घुल नहीं पाती इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल है। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन से ब्लड के साथ चली जाती है। ये कम सॉल्यूबल है, इसीलिए इसको एक पिगमेंट की जरूरत पड़ी। ये हीमोग्लोबिन पकड़ता है इसको, ये हीमोग्लोबिन में सॉल्यूबल है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व हो जाती है, चली जाती है साथ में ऑक्सीजन। समझ आया क्यों? ठीक है, अब ये भी समझ आ गया कि क्यों ये पिगमेंट सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। क्यों? क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू, इसके मुकाबले, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कम सॉल्यूबल है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। ये बात समझ आई कि हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, कैसे कैसे जाती है, कहां एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज की साइट क्या है, एल्वियोलाई है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, इतना समझ आया होगा, देख लो अच्छे से। इसके आगे हम बात करेंगे जब सेल में पहुंचती है तो वहां क्या प्रोसेस होती है, कैसे एनर्जी ड्राइव होती है। ठीक है, वो देखते हैं हम। देखो भैया, यहां से हमने हवा तो ले ली, हमने सांस ली,
हवा ले ली, हवा में क्या थी, ऑक्सीजन थी बहुत सारी, ऑक्सीजन कौन पकड़ के ले गया, हीमोग्लोबिन पकड़ के ले गया, कहां पे, कहां पकड़ के ले गया, ये है हमारी सेल, सेल में पकड़ के ले गया हीमोग्लोबिन। ठीक, डाइजेशन से यहां पे पहले से क्या आया हुआ है, ग्लूकोज है पहले से आया हुआ, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या, C6H12O6, ठीक है, इतना तो क्लियर है। ब्लड पकड़ के लिए आया क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड क्या पकड़ के लिए आया, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज क्या खाना ही तो है, सिंपल खाना, ठीक है, खाना जो है ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होके इसने O2 के साथ ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया, CO2 प्लस H2O। ये प्रोसेस हुई सेल के अंदर, ठीक है, क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस को देख के आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे फोटोसिंथेसिस के अपोजिट हो रही है ये। प्लांट में फोटोसिंथेसिस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, ठीक है, और क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। एग्जैक्टली है वैसी हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेशन होके सिंपल ग्लूकोज आया, इधर से ऑक्सीजन आई लंग्स से हमारे, ठीक है, ब्लड के थ्रू, और आके हमारी सेल ने अंदर इन दोनों ने जो ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का और ये सिंपलर फॉर्म में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो थी सिंपल सी प्रोसेस की, ये ऐसे करके इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल दिया, प्लस प्लस अब कहोगे सर एनर्जी कहां से आई, तो वही मैं बता रहा हूं, प्लस इसने क्या निकाली, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी जनरेट की इसने। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है, जो हमारे कहां से आई, खाने से आई, हम खाना खाते हैं एनर्जी आ गई। अच्छा एक बात और बताओ कि जब हमें कोई काम करने की जरूरत होती है, हमें किसी एनर्जी की जरूरत होती है तो हम तभी खाना खाते हैं कि भाई ये काम करना रुक जाओ पहले खाना खा लो, फिर एनर्जी आ गई हमने काम कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता ना। एनर्जी क्या, हमारे खाने से आके एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, ठीक है। तो जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है हमारे बॉडी में, मॉलिक्यूल है एक जिसका नाम है एटीपी। क्या नाम है, एटीपी। एटीपी क्या है, क्या है एटीपी, है तो ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है, ठीक है, एटीपी। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब तीन, तो क्या है, एक एडिनोसिन होगा, ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट होंगे उसमें। इस फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब भी हमें जरूरत होती है तो यहां से बॉडी हमारी एनर्जी ले लेती है। अभी हम इसकी प्रोसेस देखेंगे कि यहां से ये बनने में कैसे क्या हुआ, ठीक है। ऐसे सिंपली ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 H2 और एनर्जी आ गई, कैसे आई ये भी अभी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल की बात ये देखते हैं, जो एटीपी आई, ठीक है, देख लो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। ये एडिनोसिन है एक, ठीक है, इसमें ये तीन फॉस्फोरस है, ट्राई है ना, तीन फॉस्फोरस है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके लगे हुए होते हैं चेन में, ठीक है। एडिनोसिन 1 2 3 ट्राई फॉस्फेट, बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल है, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो एनर्जी है हमारी, जो खाने से एनर्जी मिली, ये जो है ये तीसरे वाले फॉस्फेट में यहां होती है एनर्जी, तीसरे वाले फॉस्फेट में इकट्ठी होती है, ठीक है। तो जब भी हमें कभी जरूरत पड़ी हमारी बॉडी को, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और ये एनर्जी चली जाती, बॉडी खर्च कर लेती है। अब यहां क्या बचा, ये दो बची, दो फॉस्फोरस बचे, तो इसको बोलते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब दो, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। दो एटीपी, दो फॉस्फोरस बचे तो ये एडीपी हो गई, ठीक है। अब जैसे यहां पे दो बचे तो मतलब एनर्जी तो चली गई, वो तीसरे वाले फॉस्फेट में थी, एनर्जी चली गई। अब बॉडी के पास एनर्जी नहीं बची है, फिर आपको लगती है भूख, आपकी हो जाती है एनर्जी डाउन, आपको लगती है भूख। ये फॉस्फोरस कहता है भाई एक और एनर्जी लेके आओ, तो यहाँ पे एक और एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज के टूटने से आएगी। ग्लूकोज क्या है, खाना है, तो खाना है ही नहीं भाई, खाना और खाओ फिर एनर्जी बनेगी, तो फिर एक और एनर्जी इधर आके लग जाएगी और ये फिर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, फिर एटीपी हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है एकदम, कोई डाउट इसमें तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं बताएगा आपको ये क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, कैसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है।
तीन स्टेप्स हैं आपकी बुक में दिए गए, तीन पाथवे हैं, तीन अलग अलग पाथवेज जो आपकी बुक में बताए गए हैं। एक एरोबिक, एक अनएरोबिक, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, और एक है लैक्टिक एसिड से भी एनर्जी ड्राइव होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन के तीन पाथवे हैं, तीन अलग अलग तरह से एनर्जी बनती है, कैसे बनती है देखते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, तीन पाथवे हैं एनर्जी बनने के। ठीक है, एनर्जी कहां से आती है, फिर से वही चीज दोबारा दोबारा बार 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 वही चीज दोहराओ। ठीक है, ताकि एकदम कभी ना भूलोगे। ठीक, कहां से आती है, खाने से। खाना क्या है, सिंपल फूड, जो कि ब्रेक डाउन होके आया था, क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी ऐसे लिख लो, क्या है, C6H12O6। ठीक है, ये हुई। एक बात और समझो छोटी सी, ये जब जो हमारी सेल है, ठीक है, इस सेल में जैसे सेल में क्या आता है, डाइजेस्टेड फूड आता है ना, क्या आता है, C6H12O6 आता है। ठीक, तो जैसे ही ये सेल के अंदर आता है ये C6H12O6, फौरन सेल के जैसे साइटोप्लाज्म में आया, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है अंदर आते ही। ठीक है, यहाँ क्या रह जाता है, C3H6O3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, या पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट लिखो, पायरुवेट। ठीक है, तो जैसे ही सेल के अंदर आया तो ये क्या है, ग्लूकोज। ये वैसे ही ब्रेक डाउन होके आया था, सिंपल था, लेकिन फौरन ये 3 कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज है ये C6H12O6, इससे बन गया पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट क्या, C3H6O3। ठीक है, ये जो साइकिल होती है। ठीक, अब यहां से एनर्जी फर्दर ड्राइव होती है, कैसे, 3 पाथवे हैं। देखो, पहला पाथवे तो ये, इसको समझ लो, एरोबिक। एरोबिक पाथवे कहां होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक पाथवे, मतलब एरोबिक मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या दे देगा हमें यहाँ पे, CO2 H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी कितनी देगा ये, 38 ATP की फॉर्म में देगा। 30 ATP क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी स्टोर होती है ATP की फॉर्म में। ATP को आप समझ लो जैसे क्या है, सेल की करेंसी समझ लो, जैसे नोट होता है हमारे पास, तो समझ लो 38 रुपए है। ठीक है, 38 रुपए है आपके पास। ठीक, तो वैसे ये क्या है, एनर्जी की करेंसी है 38 ATP। कहां से आई, एरोबिक रेस्पिरेशन से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, पायरुवेट को और तोड़ा गया। ठीक है, इसको और ऑक्सीडाइज किया गया। कहां हुआ ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अनएरोबिक रेस्पिरेशन से पायरुवेट टूट के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी कितनी, 38 ATP के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा जो है अनएरोबिक। ठीक है, अनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। यहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, ये बेसिकली होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। ठीक है, ये बेसिकली होता है सिंपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट। ठीक है, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, तो यीस्ट में होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वहां भी कैसे, पायरुवेट है। ठीक है, C3H6OH, पायरुवेट से यहां पे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है, पायरुवेट से, और इसको जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, प्रोसेस, ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी यहां भी निकालनी है, तो यहां बनता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल मतलब क्या, C2H5OH। ठीक है, ये बना एथेनॉल। ठीक, मतलब देख रहे हो आप, तीन मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल से टूट के 3 मॉलिक्यूल का कंपाउंड बना, 3 मॉलिक्यूल से टूट के 2 मॉलिक्यूल का कंपाउंड बना, एथेनॉल बना, और एनर्जी निकली, यहां एनर्जी निकली कितनी,
2 एटीपी। फर्क देख रहे हो आप, यहां कितने, अगर इसको करेंसी हम मान लें तो कितनी निकली है, 2 करेंसी 2 रुपए, मतलब यहाँ 38 रुपए है और यहाँ 2 रुपए। आप फर्क देख रहे हो कितना है। इसीलिए कहते हैं, जो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सी प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा निकलती है। ठीक है, देख लो, आप बताओ कौन सी प्रोसेस में ज्यादा निकल रही है। एरोबिक प्रोसेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, उसमें एटीपी ज्यादा फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां 38 एटीपी निकल रही है। ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जरा सी एटीपी निकल रही, जरा सी एनर्जी। वैसे यीस्ट जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको इतनी एनर्जी बहुत है। ठीक है, छोटे जो होते हैं इतनी एनर्जी बहुत है, हमारा काम नहीं चल पाएगा, इसीलिए हमारी बॉडी अनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक चीज और है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो तीसरा पाथवे जो है, हमारी बॉडी क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनाती है। ये कहां होता है, मसल सेल में, हमारी मसल की सेल्स में। ठीक है, इन लिमिटेड ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, इन लिमिटेड O2। ठीक है, एक जैसे मान लो जब ऑक्सीजन की कमी आ गई, कब कमी आ गई, आपने बहुत ज्यादा हैवी कोई एक्सरसाइज करी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, मतलब मसल्स पे आपने बहुत ज्यादा जोर दिया, मसल्स से आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराई। ठीक है, तो हमारे पास एटीपी है, एनर्जी बन रही है, O2 से एनर्जी बन रही है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड O2 है। ठीक है, मतलब आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, बहुत कर ली। ठीक है, तो आपकी मसल्स की सेल में, अब भाई बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो तो कहीं से भी निकालेगी, आपके पास O2 इतनी है नहीं, आप एक्सरसाइज उससे ज्यादा कर ले जा रहे हो। ठीक है, तो मसल्स की सेल में लिमिटेड CO2 के, तो ये पायरुवेट जो है वो मसल्स की सेल में टूटने लगता है और यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनने लगती है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड से एनर्जी निकाल लेता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में तोड़ देता है पायरुवेट को। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पैदा करता है। मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली फिर बाद में मसल दुखती है ना, स्टिफ हो जाती, जकड़ जाती है, दर्द करती है, तो वो दर्द क्या, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है मसल्स में। ठीक है, एनर्जी तो लेनी थी बॉडी को, एनर्जी तो उसने कहीं से भी ले ली, आपकी मसल को दुखा के ले ली, स्टिफ कर दिया, मसल्स आपकी जकड़ गई। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एकदम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज बिना वार्म अप के नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वार्म अप करते हो तो आपकी जो, जैसे आप पहले वार्म अप करते हो एक्सरसाइज से पहले, तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना आपकी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी एल्विलाई ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है, ज्यादा एटीपी बना के रखने लगती है, उनको लगता है कि हाँ अब जरूरत पड़ने वाली है ज्यादा। लेकिन आप अचानक से अगर बहुत कोई विगरस एक्टिविटी कर दोगे, इसीलिए हमेशा एथलीट्स को क्या बोला जाता है कि पहले वार्म अप करो, नहीं तो क्या है, क्रैम्प्स आ जाएंगे। जितने भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, हाथ में पैरों में एकदम अगर क्रैम्प्स आ जाते हैं तो उनको यही बोला जाता है कि पहले वार्म अप करो। क्यों, ये रीजन है उसके पीछे, जो ये सब सेलुलर लेवल पे जो अंदर ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। ठीक है, ये रीजन है, क्योंकि आपका क्या है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो लैक्टिक एसिड में तोड़ के एनर्जी निकाल लेगी और आपकी मसल्स में आ जाएंगे क्रैम्प्स। ठीक है, तो ये 3 पाथवे थे जो आपके बुक में समझाए गए हैं, ये इस तरह से थे, एकदम सिंपलर, हर एक तरह से मैंने बताया, हर पॉसिबल तरह से, और आपको होप है समझ आए होंगे। ठीक है, इतना देख लो, नोट करो, और इसके बाद देखते हैं कि देखो भाई प्लांट भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट भी तो CO2 लेना छोड़ना, O2 लेना छोड़ना, ठीक है, प्लांट भी तो करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लांट के बारे में देख लेते हैं। ऐसा नहीं है प्लांट सिर्फ भाई फोटोसिंथेसिस ही करने के लिए है, भाई इतने बुद्धू है कि खाना बनाए जा रहे, नहीं। रेस्पिरेशन देखेंगे हम प्लांट्स में, भाई प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी तो एनर्जी की जरूरत है, रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है एनर्जी ड्राइव करने की। ठीक है, तो प्लांट्स को भी तो एनर्जी की जरूरत है, भाई बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा मूवमेंट नहीं करते हैं प्लांट, लेकिन थोड़ी बहुत तो प्लांट्स को भी जरूरत पड़ती है। तो ये प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं, कहां से लाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, खाने का ब्रेक डाउन करेंगे तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है, देखो आप कैसे समझाऊं मैं, कि जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक, बस ऐसे सिंपल सा डायग्राम समझने की कोशिश करो,
क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये ऐसी चीज हुई तो हुई कहां से, ठीक है। बाकी रही बात डेफिनेशंस की, तो वो भी मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं बताता, और फिर आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। लेकिन मुद्दा क्या है, डेफिनेशंस के पीछे आप डेफिनेशन तो पढ़ लोगे लेकिन समझ नहीं आएगी कि ये चीज हुई कहां से, कैसे हुई। तो बेसिक एक डायग्राम में ऐसे हम देखेंगे, ठीक है, समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एक पेड़ है, एक पेड़ ये है, ठीक है, ये मैंने दो बना दिए, ठीक है। यहाँ क्या है, सूरज है, यहाँ सनलाइट है, और वो नाइट समझ लो आप, ये नाइट में है, यहाँ सनलाइट नहीं है, ये नाइट है, ठीक है। यहाँ पे भाई क्या करते हैं ये लोग, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल है ही इनमें, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल है, बताने की जरूरत नहीं। सनलाइट ये पड़ रही है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, इसी क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। CO2 मतलब CO2 पेड़ क्या है, ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, खाना बना रहे हैं, तो खाना ही थोड़ी बना रहे हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी कहां से आती है, रेस्पिरेशन से आती है एनर्जी, मतलब ये रेस्पिरेशन भी कर रहे होंगे पेड़, ठीक है, रेस्पिरेशन भी कर रहे होंगे, बिल्कुल, ये तो कर लिया रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। लो ये ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, और हमने तो आज तक सुना है, पढ़ा है कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम सूंघते हैं, ठीक है, वही हमारे लिए होती है, हम यूज करते हैं ऑक्सीजन। हाँ तो बिल्कुल इसी तरह से, बस देखो फर्क क्या है, ये है फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक, दिन के टाइम में भर के सनलाइट आ रही है, भर के हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, साथ में ये प्रोसेस भी हो रही है रेस्पिरेशन की, ठीक है। लेकिन ये इतनी कम है कि हम फोटोसिंथेसिस के मुकाबले इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि है ही नहीं रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर समझो, रेस्पिरेशन इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का बाहर आना, मतलब CO2 को बाहर निकालना और O2 को लेना, ठीक है, ये क्या है, ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस जब दिन का टाइम होता है, क्योंकि दिन के टाइम में सनलाइट भर के आ रही है, इतना बड़ा पेड़ है, इतनी ग्रीन लीव्स हैं, बहुत सारी हैं, वो क्या कर रही हैं, सब फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, ठीक है, तो समझे, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ऐसा नहीं है रेस्पिरेशन हो नहीं रही है, भाई रेस्पिरेशन नहीं होगी तो ये एनर्जी कहां से ड्राइव करेंगे, ठीक है, ऐसे ही एनर्जी आती है इनके पास भी, रेस्पिरेशन से फर्दर ब्रेक डाउन होता है खाने का, ठीक। अब यही रात का टाइम, जब रात हो जाता है मतलब सनलाइट नहीं मिलेगी, कोई सनलाइट नहीं है इनके पास। अब क्या है, सनलाइट नहीं है तो क्या है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल छोटी सी, नो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट है ही नहीं तो क्लोरोफिल तो है इनके पास, लेकिन सनलाइट है ही नहीं तो ग्लूकोज कैसे बन जाएगा इससे, ठीक है। प्रेजेंट सनलाइट को कौन ट्रैप करते हैं ना, ग्रेना, ये सब पढ़ा हुआ है तुमने पहले, ग्रेना सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, फिर लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तभी बनती है, सब पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब सनलाइट होगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं गई। यहाँ पे दिन में रेस्पिरेशन हो रहा था, रात में भी हो रहा है, उतना ही हो रहा है, न कम हुआ न ज्यादा हुआ, ठीक है। O2 यहां भी ली जा रही है और CO2 यहां भी निकाला जा रहा है बाहर, ठीक है। लेकिन क्या है फर्क, देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हम बोल रहे थे इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस, हम इसको नेग्लिजिबल मान ले रहे थे। लेकिन जब यहाँ फोटोसिंथेसिस है ही नहीं तो इसको हम देखते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट में तो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, कुछ अमाउंट में तो O2 जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, फोटोसिंथेसिस है ही नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि रात में पेड़ों के पास मत जाओ, या रात में पेड़ के नीचे मत सो, क्यों, भूत है वहां पे? नहीं, वहां क्या है, क्या बोलते हैं लोग के रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़, दिन में भी छोड़ते हैं, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस इतनी हो रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना यूज खुद कर रहे होते हैं कि ये प्रोसेस जो है नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। और रात में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, तो हम इसके रेट को, ये रेट ज्यादा कम नहीं होता है उसी रेट से, लेकिन ये रेट हम फोटोसिंथेसिस कंपेयर में देख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, इतनी बात समझ आई, कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ आ गई। आज तक सुना होगा बस के पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और रात में उल्टा करते हैं, क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे
प्लांट्स की बात। और एक बात और जल्दी से देख लो, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कौन से, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, जैसे फिश हो गई, ठीक है, इनका क्या है, इनकी ब्रीदिंग रेट बहुत तेज होती है, ब्रीदिंग रेट हायर होती है इनकी, बहुत तेज, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी भाई एनर्जी, वही है, एनर्जी का ही खेल है सब, उनको भी एनर्जी चाहिए, वो भी सांस ले रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट एक्वाटिक एनिमल्स की हाई क्यों होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, और इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है, समझो क्यों होती है। मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया उस वक्त जब हम शुरू में पढ़ रहे थे कि O2 क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, लेस सोल्यूबल है, ठीक है, ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल है, ठीक है। तो जो एक्वाटिक एनिमल हैं पानी में, वाटर में, ठीक है, ऑक्सीजन तो है लेकिन कैसी है, कम है, ठीक है। और ये लोग जो ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक मिनट रुको, ऐसा नहीं है आपको सर ये H2 है, H2O है वाटर, ठीक है, वाटर में से इन्होंने ऑक्सीजन ले क्यों नहीं लेते, वाटर तो भर भर के है, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन नहीं यूज करते, ठीक है, इनका मैकेनिज्म नहीं है कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे फिर यूज करेंगे। ये कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जो सॉल्यूबल होती है, जो एयर में है जो ऑक्सीजन, जितनी वाटर में सॉल्यूबल होती है, ठीक है। तो वाटर में मैंने पहले बताया लेस सॉल्यूबल होती है ऑक्सीजन, तो वाटर में जो है ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि कम ऑक्सीजन है, लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि बस लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। एक चीज और देखो जल्दी से कि डेजर्ट में जो, या एक्सट्रीम हॉट वेदर जहां बहुत गर्मी पड़ती है, या रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, ठीक है भाई, देखो वो भी रेस्पिरेशन करेंगे, वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपने देखा होगा डेजर्ट में कोई, रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं होते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन से पेड़ होते हैं, कैक्टस मिलेंगे आपको, जिनमें ये कांटे होते हैं, ठीक है, कैक्टस होते हैं सारे, यही पेड़ वहां सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, डेजर्ट में। इनका मैकेनिज्म क्या है, दिन में ये इनके पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, मोटी होती है, इनकी क्यूटिकल मोटी होती है, किस चीज को रोकने के लिए, दिन में इतनी ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, इतनी ज्यादा सनलाइट में फोटोसिंथेसिस तो करते हैं प्लांट, लेकिन एक चीज और हो रही होती है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन में नहीं बोलूंगा, इवेपोरेशन गलत वर्ड है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो पेड़ में पानी है जो जड़ों से आया लीव्स तक, पत्ती तक, और वो सनलाइट की वजह से जो इवेपोरेट हो गया, जो उड़ गया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए ये पेड़ दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं, समझ आया, दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। और एक्सचेंज, अब जब स्टोमेटा बंद होगा तो क्या रुक जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये बंद हो जाएगा। तो दिन के टाइम में ये पेड़ अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं, कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, ठीक है, बस क्या है, स्टोमेटा बंद है, जो गैसेस अंदर हैं। रात के टाइम में ये अपने स्टोमेटा खोलते हैं और भर भर के, क्योंकि रात के टाइम में डेजर्ट का जो टेम्परेचर है बहुत नीचे चला जाता है और इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, तो ये अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं, क्योंकि वहां कम ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, और वहां पे ये CO2 को ट्रैप कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रख लेते हैं, और दिन में जब फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। तो बस इनका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये रात में CO2 लेते हैं, ठीक, रात में CO2 को ट्रैप करते हैं। क्यों, नॉर्मल प्लांट मैंने बताया ना, रात में CO2 नहीं ले रहे थे, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, नहीं जा रहा था। इनका मैकेनिज्म इसलिए उल्टा है क्योंकि वहां एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बहुत गर्मी है, अगर ये दिन में अपने स्टोमेटा खोल देंगे तो सारा पानी जो है वो इनका इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन में चला जाएगा, ठीक है, तो पेड़ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं, रात में खोलते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। ये था मैकेनिज्म, ठीक है। ये हमने बात की रेस्पिरेशन की, हम पढ़ रहे थे क्या, लाइफ की प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपने समझा कैसे लाइफ की प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन भी जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है सारी चीज, ये एनर्जी बनी, डाइजेस्टिव फूड, न्यूट्रिशन में देखा, फूड डाइजेस्ट हुआ, उससे उसका होगा क्या, आज अपने देख लिया क्या होगा, उससे बनी एनर्जी। अब ये एनर्जी जाएगी कैसे बॉडी में,
इसके लिए हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको क्या होती है प्रोसेस पूरी, ठीक है। तब तक बने रहिए चैनल पे। सब